नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की जो तीसरी कविता है उसका तीसरा पद्यांश कवित। दो पद्यांश हमने पहले दो वीडियो में पढ़ लिए हैं। जो तीसरा पद्यांश है इसमें कवि देव ने चांदनी रात की आभा को अति सुंदर ढंग से प्रकट किया है और इसमें वास्तव में कवि ने इसके माध्यम से चांदनी रात के माध्यम से राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन भी किया है। राधा जी के महल और राधा जी की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो पहली लाइन पढ़ते हैं हम। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक होता है सफीटक। सफीटक आपको बता देता हूँ, स्फटिक एक प्रकार की पत्थर भी मान सकते हो, धातु मान सकते हो, जो रात को प्रकाशित होता है। ऐसी धातु हो सकते होती है ये, जो रात को प्रकाश देती है, चमकती है रात को। शिलानी शिलाएँ चट्टाने, सौ सुधारो से बनाया गया है, सुधा मंदिर अमृत का मंदिर। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि सफीटक की शिलाओं से अमृत की उज्ज्वलता वाले भवन को बनाया गया है। ये कवि कह रहा है कि जो अमृत का जो मंदिर है, जिसमें अमृत के समान उज्ज्वलता है, अमृत के समान प्रकाश है, ऐसा जो राधा जी का भवन है वो सफीटक की शिलाओं से बनाया गया है। और वो भवन इस प्रकार बनाया गया है कि ऊदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। ऊदधि मैंने होता है सागर, दधि मैंने होता है दही, कोसो अधिकाई उमंगे अमन, अमन में होता है बहुत अधिक, उमगे में उमड़ना। कि वो जो मंदिर है शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें दही के समुंदर की तरंगों का अपार आनंद उमड़ रहा है, कि वो दही के सागर के समान है। मान लो जो मंदिर है वो दही के सागर के समान है और उसमें बहुत ज़्यादा तरंगे उमड़ रही हो, बहुत सारा आनंद, अपार आनंद उसमें उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखाई देव। बाहर ते भीतर लो भीति, भीति में दीवार की। आगे कवि कह रहे हैं कि वो जो भवन है, भवन बाहर से भीतर तक चांदनी की उज्ज्वलता से इस प्रकार भरा हुआ है, उसमें ऐसी चांदनी भरी हुई है, उसमें ऐसा प्रकाश भरा हुआ है कि उसकी दीवारें दिखाई नहीं दे रही है। कि वो जो महल है राधा जी का वो इतना जगमगा रहा है, इतनी उसमें उज्ज्वलता भरी हुई है। बाहर से भीतर लो भीतर ने दिखाइए, कि उसमें बाहर से भीतर कोई दीवारें दिखाई नहीं दे रही हैं, कोई दीवार उसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। फेन में होता झाग, फेन मैंने झाग, कि दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता उसके सारे आंगन फरस बंद पर फैली हुई है। आंगन और फरस पर उसमें दूध के झाग फैले हुए हैं। दूध की झाग जैसी उज्ज्वलता, जैसे दूध की सफ़ेदी होती है, उज्ज्वलता होती है, उस दूध के झाग की सफ़ेदी उसके आंगन और फरस पर फैली हुई है। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती, मोती की ज्योति मिलो मलिका को मकरन। तारा सी तरुणी, तारों के समान, तरुणी मतलब युवती, ठाडी मतलब खड़ी हुई है, और उसमें इस भवन में तारों के समान झिलमिलाती हुई युवती उसमें खड़ी झिलमिला रही है। अब युवती कौन है? राधा है। कि उस भवन में तारों की तरह झिलमिलाती हुई राधा जी खड़ी है और ऐसी प्रतीत होती है मानो मोतियों की ज्योति, कि मोतियों की ज्योति हो। मलिका को मकरंद, मलिका हो एक फूल है, जूही का फूल जिसको कह देते हैं, भी उसकी खुशबू हो। मकरंद मैंने खुशबू हो, फूलों का रस, मकरंद करता फूलों का रस या पराग, कि उसमें तारों के समान झिलमिल होती हुई राधा जी खड़ी है और उनकी जो शरीर की आभा है वो मोतियों की ज्योति के समान है और उनमें जूही की सुगंध फैली हुई है चहुं ओर उस भवन में। आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे। आरसी में क्या होता है? आकाश नहीं, आरसी में दर्पण,
आरसी का अर्थ होता है दर्पण, अंबर मैंने आकाश, आभासी उजारी लगे, कि जो आईने जैसा साफ साफ स्वच्छ आकाश है उसमें ऐसी आभा, ऐसी शोभा प्रकाशित हो रही है। दर्पण रूपी आकाश में, भी आकाश को दर्पण मान लिया गया है, आकाश रूपी दर्पण में राधा जी की जो आभा है ऐसी सुंदर प्रतीत हो रही है, ऐसा उनका रंग प्रतीत हो रहा है, ऐसी उनकी उज्ज्वलता प्रतीत हो रही है, जैसे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सोलगत चांद, कि प्यारी राधिका ऐसी कि उनका जो प्रतिबिंब है वो चंद्रमा के समान है। प्रतिबिंब क्या होता है? छाया। बीच राधा जी को चंद्रमा से भी सुंदर बताया गया है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सोलगत चांद, भी चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब सा लगता है। फिर राधा का इतना सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया कवि ने कि राधा को इतना सुंदर बताया है कि जो चांद है वो भी उनके प्रतिबिंब के समान लगता है। प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे हम किसी दर्पण में चेहरा देखते हैं तो दर्पण में चेहरे को हमारा प्रतिबिंब होता है। मैंने ये समझा दिया है कि आकाश रूपी दर्पण में प्यारी राधिका का जो सौंदर्य है वो इस प्रकार फैला हुआ है कि चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब लगता है। तो ये था हमारा तीसरा कवित्व यानी तीसरा पद्यांश तीसरी कविता का। धन्यवाद।